बेटा सिम्टम्स स्ट्रोक के मैं आपको अर्ज कर रहा था, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरे फालिज के होता है। सही। पैरालिसिस ट्रीटमेंट इसका क्या है बेटा? इमरजेंसी में मेडिकल इमरजेंसी, इमीडिएट ट्रीटमेंट, और इसका एक्सरसाइज है। सही है। अच्छा, इसमें जो ब्लड आपको कोगुलेट हो गया था क्लॉट की वजह से, आप एंटी कोगुलेंट्स इस्तेमाल करिए ताकि वो क्लॉट रिमूव हो जाए। सही है। और प्लेटिलेट्स जो इसकी वजह से वहां पर आ गए थे, एग्रीगेट हो गए थे, जमा हो गए थे, आप उनको हटाने के लिए इस्तेमाल करें ये PGI, प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिटर, ताकि वहां से प्लेटिलेट्स रिमूव हो सके थोड़े से, जो एग्रीगेट हो गए थे क्लॉट की वजह से, ताकि ब्लड सप्लाई बहाल हो सके, रमा दवा हो जाए खून। हीमाटोमा क्या है बेटा? कोई भी इंजरी के बाद जो मैसिव एक्युमुलेशन हो जाती है ब्लड की, तो जमा होना शुरू हो जाता है ब्लड इन द स्पेसेस बिटवीन द ब्रेन एंड इट्स आउटरमोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड हीमाटोमा। हीमाटोमा होता है हाइपरटेंशन की वजह से, यानी कि हाइपरटेंशन की वजह से कोई आपके पास खून की नाली रप्चर हो गई, कोई सी भी सेरेब्रल आर्टरी के अलावा, उसकी वजह से खून जो होता है वो जमा होना शुरू हो गया ब्रेन के अंदर, उसको कहते हैं हीमाटोमा। जिसकी वजह से आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, बेहोशीपन, कंफ्यूजन, स्किन कलर पेल, सीजर्स, झटके, एपिलेप्सी वाला सीन। ट्रीटमेंट इसका क्या है बेटा? ट्रीटमेंट ये है कि उसकी सिवियरिटी पर देखो कि कितना सीवियर है, तो इसमें आपके पास सर्जरी भी हो सकती है ताकि ब्लड जो हो गया उसको निकाल सके, एक्सेस ड्रेन कर सके, और कोई अगर क्लॉट है तो उसको रिमूव कर सके। सही है। अच्छा, इन्फेक्शन डिसऑर्डर कौन से होते हैं बेटा? ब्रेन के इन्फेक्शियस इन्फेक्शन कौन कॉज करता है? और इन्फेक्शन हो सकते हैं वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगाई की वजह से, प्रोटोजोन जो कहलाते हैं एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट। दो है बेटा बहुत मशहूर दुनिया में, मेनिंजाइटिस, ब्रेन की जो मैनेजेस होती है इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, और एक होता है एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। मेनिंजाइटिस क्या है बेटा? इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, सिंपल, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है। वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन वायरल ही है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कुछ कम है, और सबसे कम होता है इसकी वजह फंगल इन्फेक्शंस। सिम्टम्स इसमें क्या क्या लिखा है बेटा? नोजिया, वॉमिटिंग, स्टिफनेस इन नेक, नेक में सख्ती बनाना, हाई फीवर, तेज फीवर, और उसकी वजह से पैरालिसिस, कोमा, कोमा, डेथ भी हो सकती है सीवियर केस में। ट्रीटमेंट क्या है बेटा? इसको आप इसमें एंटीबायोटिक्स दीजिए इंट्रावेनस, यानी कि वेन्स के अंदर, बैक्टीरियल अगर है तो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दीजिए जो इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं। ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। वायरल मेनिंजाइटिस कैन नॉट बी क्योर, वायरल अगर इसकी वजह वायरस है मेनिंजाइटिस की, तो ये तो क्योर नहीं हो सकता बेटा। इंसेफेलाइटिस क्या है बच्चों? इंसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना। वायरस भी हो सकती है और फंगल भी हो सकती है। इसमें बेटा सिम्टम्स आपके फीवर है, हेडेक है, मसल वीकनेस है, डिमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी है, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन है। ट्रीटमेंट क्या है इसका बेटा? ट्रीटमेंट अर्जेंटली ही रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, कि आप वो उस मेन कॉज को पकड़ो कि ये कहाँ पे हुआ है बेसिकली, तो आप उस जगह को ठीक कर सकते हैं एंटीबायोटिक, या सीवियर केसेस में वही बात कि सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है बेटा? जिसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर्स या उसके न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर मुतासिर हो रहे हैं। इसमें तो बेटा एक आता है ट्यूमर। सही है। ट्यूमर क्या चीज़ है बेटा? एक ऐसी मास ऑफ सेल्स होता है जो आगे जाके कैंसरस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये मास ऑफ सेल्स डिवाइड होता है एबनॉर्मली और अनकंट्रोलेबली, कंट्रोल नहीं होता ये। वजह वजूहत क्या है बेटा? इसकी बहुत बड़ी वजह म्यूटेशन और रेडिएशंस, बहुत ज़्यादा रेडियोथेरेपी करवाना है, रेडिएशंस इन शॉर्ट। सिम्टम्स क्या है बेटा? वो डिपेंड करता है साइज पे कि किस जगह पर है साइज, और इसके सिम्टम्स में सर का दर्द है, विजन प्रॉब्लम्स है, सीजर्स है, पैरालिसिस है, कोमा, डेथ। आप देख सकते हो कितना खतरनाक चीज़ है। ट्रीटमेंट में बेटा इसका क्या क्या होता है? सर्जरी है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी का मतलब जहाँ ट्यूमर एग्जैक्ट उसी जगह को टारगेट करना। फंक्शनल डिसऑर्डर्स में बेटा सर का दर्द बड़ा मशहूर है, हेडेक। हेडेक जो होता है बेटा वो इज डिफाइंड एज पेन जो अराइज होता है हेड से अपर नेक ऑफ द बॉडी से। सही है? ये पेन जो होता है बेटा, याद रखिएगा, ब्रेन itself has no nerves that give rise to the sensation of pain।
सही है। द ब्रेन इटसेल्फ हैज नो नर्व्स एज सच, को ब्रेन का पास मैकेनिज्म नहीं है। तो ब्रेन के पास जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे सर में दर्द, सर के दर्द में। तो बेटा तीन किस्म के हेडेक्स हैं आपके पास। एक होता है प्राइमरी हेडेक, जिसमें माइग्रेन, आधे सर का दर्द आ जाता है, टेंशन, क्लस्टर हेडेक्स, अभी आएगा नेक्स्ट पेज पे। सेकेंडरी हेडेक क्या होता है बेटा, कोई वैसी कोई वजह हो, पिछली कोई चल रही वजह, उसकी वजह से सर का दर्द हो। इस तरह डेंटल पेन है। डेंटल पेन है मतलब दांत के दर्द की वजह से भी सर का दर्द है। साइनसिस अगर आपको हो रहे हैं, मेनिंजाइटिस अगर हुआ हुआ है, इंसेफ्लाइटिस, तो पहले से कोई अगर मसला चल रहा है किसी और जगह का या ब्रेन का, तो उसकी वजह से सर का दर्द होना सेकेंडरी हेडेक है। और कोई प्राइमरी कॉज नहीं है, रूट कॉज नहीं है, फिर सर का दर्द हो रहा तो प्राइमरी है। तीसरा बेटा आपके पास क्रेनियम न्यूरalgias, फेशियल पेन एंड अदर हेडेक्स। cranial neuralgia means inflammation of, या neuralgias means inflammation of the one of the 12 cranial nerves। 12 जो नर्व्स होती है इनमें से किसी एक का इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसकी वजह से अगर सर का दर्द हो रहा है तो सही है। सिम्टम्स इसके वही वही है, इसमें आपके पास नेक तक दर्द का पहुंच जाना। ये होते हैं बेटा आपके पास कुछ हेडेक्स की टाइप। साइनस, पर्टिकुलर जो साइनसेस होते हैं ब्रेन, हमारे स्कल की जो बोन्स हैं उनमें जो स्पेसेस हैं जहाँ पे एयर फिल्ड होती है, तो कभी कभार वहाँ पे म्यूकस फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, तो इसकी वजह से सर का दर्द होना साइनसेस। टेंशन का यहाँ पे होता है, माइग्रेन आधे सर का, क्लस्टर का किसी एक स्पेसिफिक जगह पे पूरा पूरा। बेटा ब्रेन की कुछ ऐसे डिसऑर्डर जो डीजेनरेटिव है, यानी कि जिसकी वजह से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो टूट रहे हैं कंटिन्यूअस। एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है बेटा अल्जाइमर डिजीज, डिजीज है सॉरी। एक ऐसी डिजीज है जो उसमें डिमेंशिया बहुत सीवियर हो जाते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी। और अर्ली स्टेज में इंसान पुरानी चीजें भूलना शुरू होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। और, और कौन सी इवेंट्स, पुरानी इवेंट्स, सही है, चाइल्डहुड इवेंट्स। फिर सेकंड स्टेज में लॉस ऑफ मेमोरी जाती है रिसेंट इवेंट्स के लिए। थर्ड स्टेज में तो इंसान बिल्कुल हेलुसिनेशंस में चले जाते हैं। अच्छा, इस आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये कुछ इनहेरिटेंस का भी इसका ताल्लुक है, लेकिन जरूरी नहीं है। सही। अर्ली अर्लियर स्टेज स्टेज में आप देख सकते हो रिसेंट मेमोरीज डिफिकल्ट हो जाती है रिकॉल करना, एंड हार्ड टू लर्न। माइल्ड स्टेज में डिल्यूजन्स आ जाते हैं, हेलुसिनेशंस, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी आवाजें सुनना देखना जो कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है उस टाइम पे। एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में आपके पास लिखा हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और हंटिंगटन डिजीज। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब लिखा हुआ है एक ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें आपके ही डब्ल्यूबीसीज आपके सीएनएस को अटैक करना शुरू कर देते हैं। हंटिंगटन डिजीज का बेटा ग्रेजुअल ब्रेकडाउन इन ब्रेन नर्व सेल्स, फिजिकल मूवमेंट, इमोशंस और कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग की एबिलिटीज मुतासर होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में लिखा हुआ है इसमें। ट्रीटमेंट क्या बेटा, अभी तक तो इसका ऐसा कोई क्योर भी नहीं आया। ट्रीटमेंट में आपके पास यही है कि आप कुछ मेडिसिन दीजिए ताकि उसके प्रोग्रेशन को, बीमारी के बढ़ने को स्लो कर सकें। पार्किंसन डिजीज क्या है बेटा, पार्किंसन डिजीज में न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, केमिकल होता है, वो नहीं बन पाता न्यूरॉन्स में क्योंकि न्यूरॉन्स खराब हो रहे हैं। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ये मस्कुलर मूवमेंट को देखता है। अब जब यही नहीं रहेगा तो मस्कुलर मूवमेंट मुतासर हो जाएंगी, तो हाथ या पाँव कंटिन्यूसली हिलते रहते हैं, इंसान रोक नहीं पाता। और ये नर्व टिश्यूज यानी कि न्यूरॉन्स टूट जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं, डीजेनरेट या डैमेज होना शुरू हो जाते हैं बेटा कहाँ के, बेसल गैंग्लिया के। सही है? यानी कि इस एरिया के तकरीबन। तो सिम्टम्स क्या है बेटा, इसके सिम्टम्स जो होते हैं वर्स्ट होते हैं जब आपका हाथ पाँव या ब्रेस्ट में होता है। आप जब कोई एक्टिविटी कर रहे हो तब तो आपका दिमाग उस एक्टिविटी में तब इतना हिलता नहीं हाथ पाँव, लेकिन जब ब्रेस्ट में होते तब ट्रेमर्स यानी कि जो कंटिन्यूसली जो शेकिंग है वो बढ़ जाती है। सही है। और इसका भी ऐसा कोई क्योर नहीं बेटा, हाउएवर इसकी दवाई एक आती है, इसको कहते हैं लीवोडोपा। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, एल डोपा, लीवोडोपा। ये दी जाती है जो बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, डोपामीन के अंदर। तो जो न्यूरॉन्स खराब हो गए तो हो गए, और मजीद खराब होने से थोड़ा सा बचाव बच जाते हैं। अब बेटा अब आपकी बुक्स में लास्ट टॉपिक में ये है कि अगर आपको जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि तशखीस कैसे होगी इस बीमारी की, पता कैसे चलेगा। तो बेटा एक ब्रेन इनका होता है ईजी, और एक हार्ट का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो कार्डियो है, वो हार्ट का टॉपिक है। अभी हम पढ़े ब्रेन का टॉपिक, नर्वस सिस्टम में ये आता है ईईजी, इट इज इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम।
एक होता है सीटी स्कैन और एक होता है एमआरआई। ये दो तो आपने लाजमी सुने होंगे। बेटा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी में क्या होता है, एक ऐसा न्यूरो इमेजिंग टेस्ट है, न्यूरो रिलेटेड टू ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इमेजिंग, यानी कि सामने पिक्चर आती है जिसमें डिटेक्ट करता है, जो डिटेक्ट कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है आपकी ब्रेन की छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के अंदर जो चेंजेस आती है। इसमें काफी इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं बेटा, आपके काफी आपके फ्लैट इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इस तरफ आपके ब्रेन, आपके हेड रीजन के ऊपर, हेड रीजन पे स्किन या आपके स्कैल्प से अटैच होते हैं। सही है, और उसके वजह से सामने चार्ट आता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम रीडिंग, जो कि ब्रेन की वेव्स बताता है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड क्या है। तो ये जो एक टेस्ट होता है, इससे पता चल जाता है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल है या नहीं। ये होता भी आसान है, होता भी सस्ता है। थोड़ा सा और मामला खराब हो तो आप अब आ जाओ आप सीटी स्कैन की तरफ, जिसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये एक एक्सरे इमेजिंग प्रोसीजर है, वो न्यूरो इमेजिंग या एक्सरे इमेजिंग, कन्वेंशन एक्सरे बीम। ये भी खैर देखा जाए न्यूरो इमेजिंग है, लेकिन ये उसका मेथड अलग है। उसमें एक्सरे इस्तेमाल नहीं था, उसमें इलेक्ट्रोड्स है, उसमें एक्सरे इमेजिंग है। और ये आपके पास पूरी बॉडी के अंदर ये एक्सरे बीम रोटेट करती है अराउंड इसके, और उसकी वजह से सिग्नल प्रोड्यूस करता है। सही है, और सिग्नल की वजह से आपके जो इमेजेस हैं इस पर्टिकुलर जगह की, स्पेशली अगर ब्रेन के मामलात हैं, तो वो कुछ उसको स्लाइसेस में या इमेजेस में दिखा देता है जो इतनी डिटेल में नहीं होती। सही है, लेकिन ये पुराने जो एक्सरेस होते हैं उससे ज़्यादा डिटेल है। लेकिन इससे भी अगर आपको डिटेल इमेजेस देखनी है बेटा, वो एमआरआई है। एमआरआई में बेटा इंसान को एक मशीन के अंदर पुट किया जाता है, ये रही एमआरआई मशीन। और ये बिल्कुल सर्कुलर भी होती है, कुछ मशीन साइड से खुली भी रहती, ताकि पर्सन जो है, पेशेंट जो है वो थोड़ा सा घबराए नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है जाने में आप बिल्कुल एक क्लोज इन्वायरमेंट में जा रहे हो। तो ये क्लोज ट्यूब है, और कुछ होते हैं ओपन ट्यूब जो यहाँ से ओपन रहते हैं। तो जब इस पर्सन को उसमें डाला जाता है तो ये जो मशीन है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रिएट करती है। उस मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो कुछ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि इंसान की बॉडी से जो प्रोटॉन्स है, हाइड्रोजन एटम्स है, उसको अलाइन कर देता है एक पूरा। मतलब अलाइन मतलब हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में हाइड्रोजन एटम्स है, प्रोटॉन्स है, सब है। तो वो सब चीज़ों को अलाइन कर देता है। उसके बाद जो है इंसान की बॉडी से जो वेव्स निकलती हैं वो ये डिटेक्ट करती है मशीन। और डिटेक्ट करने के बाद जो है वो एक उसकी पिक्चर जो है वो पता चल जाती है, और वो पिक्चर ज़्यादा डिटेल्ड इमेज होती है। ये एक रेडियोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें मैग्नेटिज्म, रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती है, और एक कंप्यूटर जिसमें आपकी रीडिंग आएगी। सही। एमआरआई स्कैनर एक मशीन है, ट्यूब है, सराउंडेड बाय सर्कुलर मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेट ये पूरा नीचे, द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन अ मूवेबल बेड। सही, और दैट इज इंसर्टेड इनटू द मैग्नेट। मैग्नेट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड that aligns the protons of हाइड्रोजन एटम्स इंसान की बॉडी के अंदर, which are then exposed to a beam of radio wave। रेडियो वेव्स निकलती है। इस रेडियो वेव्स के जरिए से एक सिग्नल प्रोड्यूस करती है इंसान की बॉडी, जो फिर एमआरआई स्कैनर का रिसीवर पोर्शन रिसीव कर लेता है, और उसकी वजह से उसको डिटेल इमेज पता चल जाता है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन बेटा कतई इसका मतलब नहीं है कि बॉडी के किसी और बॉडी पार्ट के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये ब्रेन के अलावा आप किसी भी जगह का करा सकते हो। इसका फायदा क्या है बेटा, हाँ ज्यादातर ब्रेन का होता है, लेकिन एमआरआई इज नॉट ओनली फॉर ब्रेन, सबका करवा सकते हो बेटा, किसी भी बॉडी पार्ट का। ये ज्यादा महंगा है और ज्यादा डिटेल इमेज प्रोड्यूस करता है, तो ये फायदा है एमआरआई का। सही बेटा, आप लोग हो सके तो रिसेप्टर्स पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसेप्टर्स और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।